माय नेम इज़ तनुज पाठक और इस बार 23 में ऑल इंडिया 72 रैंक सिक्योर करी है मैंने। और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था एंड एक्चुअली मेरा तीसरा इंटरव्यू भी था। तो 21, 22, 23 तीनों ही अटैम्प्ट में इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने। ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें 309 नंबर आए हैं एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीज़न जो इस रैंक का है आई गेस वो एंथ्रोपोलॉजी रहा है। और तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और बाकी सब जीएस सब्जेक्ट्स का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही कुछ डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट ऐसा रखता हूँ, मैं एक बेसिक थोड़ा सा दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे मैंने प्रिपरेशन किया था, क्या क्या चीज़ मैंने कंसिडर करी थी, एंड देन आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। तो हम वहाँ से फिर क्वेश्चंस आंसर कर लेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की, है ना, क्योंकि अभी प्रीलिम्स जो है सबसे पास आ रहा है। तो बेसिकली जिसका प्रीलिम्स है उसका थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे आपको जो नेक्स्ट 40 डेज़ है आपको वो अभी कैसे चलाने कैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ये काम जो भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, सबसे पहले ये काम करिएगा कि जैसे ये आपका डे है पूरा, इसको आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो पहला पार्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा जो आपका स्टैटिक और करंट है उसके रिविजन के लिए। स्टैटिक एज एन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, जो भी हम स्टैटिक पोर्शन है वो, प्लस जो भी करंट अफेयर्स है जैसे कि आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं या फिर आपको जो मंथली मैगजीन्स है वो पढ़नी है। एक हाफ में वो आपको रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे और जो दूसरा हाफ है वो आपको देना है टेस्ट पेपर्स की एनालिसिस और PYQs के लिए, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको जो टेस्ट पेपर है वो हर दिन देना चाहिए अब। और अगर हर दिन पॉसिबल नहीं है तो एक्चुअली ऑल्टरनेट डे तो आप दीजिए पेपर, है ना। तो 2 घंटा आप पेपर दीजिए और या तो हर दिन या ऑल्टरनेट डे, और 2 घंटा उस पेपर की एनालिसिस में जाएगा आपको ऑलमोस्ट। एनालिसिस से मेरा मतलब है जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता था उस पेपर में या जो आपको क्वेश्चन गलत हुआ है उस पेपर में, उसको तुरंत एक नोटबुक में नोट कर लेना है। ऐसा क्यों करना है? ताकि वो बार बार आप उसको रिवाइज कर सकें और दोबारा कभी वो गलत ना हो क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है। और पी वाई क्यूज़ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पोल स्टार हैं, गाइडिंग लाइट है हमारे पूरे प्रिपरेशन का, आपको बताएगा कि आखिर करना कैसा है, ठीक है। तो आई गेस ये आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके होगे, काफ़ी समझ चुके होगे, अब जो पूरा गेम आता है वो प्रैक्टिस का आता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि डेली 2 घंटा पेपर का, 2 घंटा उसके एनालिसिस का निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऑल्टरनेट डेज आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन ठीक है। तो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए आपको यही करना है, रोज़ रिवाइज करना है स्टैटिक और करंट अफेयर्स का पोर्शन, और उसके बाद हाफ अ डे प्रैक्टिस एंड टेस्ट पेपर्स, ठीक है। अब थोड़ा बात करें सी सेट का। सी सेट का बेसिकली ये हो गया है कि सी सेट इन रिसेंट ईयर्स हैव बिकम डिफ़िकल्ट, और आप प्री क्लियर करेंगे ना नहीं करेंगे वो सी सेट बहुत हद तक अब डिटरमाइन कर रहा है, स्पेशली 2022 और 2023 में मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है। तो सी सेट के लिए हमें करना क्या है? सी सेट के लिए हमें ये करना है मेरे अकॉर्डिंग, अब से लेकर हमारे एग्ज़ाम तक ऑलमोस्ट 1 घंटा आप सी सेट को डेली दीजिए, जिसमें आप थोड़ा मैथ्स और थोड़ा इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डेली मैथ्स और इंग्लिश में प्रैक्टिस में बने रहिए ताकि आखिरी दिन आपको इशू ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि सी सेट का पेपर आपको ना तो प्रैक्टिस करिए कि 2 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि ना उस टाइम नींद बहुत आती है। तो उस टाइम अपने माइंड को एक्टिव रखना है। उसके लिए करना क्या है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो है टेस्ट दीजिए सी सेट के भी। एटलीस्ट 5 से 6 टेस्ट आप सी सेट के भी दे सकते हैं, ताकि 2 से 4 का जो टाइम है आप उसमें आप एडजस्ट कर पाए और सी सेट की प्रैक्टिस भी होती रहे आपकी। और तीसरा जो है PYQs कर लीजिए सी सेट का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी सेट के PYQs करना। तो आई गेस तीसरा वो चीज़ है। तो सी सेट मेरे ख्याल से यही है, प्रैक्टिस ज़रूरी है सी सेट में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सी सेट में ये है कि दोनों इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स दोनों को 1-1 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। पहले से हम लोग क्या करते थे कि मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, 1 से 2 घंटा, 2 से ढाई, मतलब सॉरी 1 से 1.5 घंटा मैथ्स को देते थे और इंग्लिश को देखने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचता था। वो मैं मानता हूँ इट्स नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी नाउ।
तो अब हमें करना क्या, हमें ये करना है कि मैथ्स को हमें 1 घंटा देना है, उसके बाद हमें पूरा 1 घंटा जो हमारा बचता है उसको इंग्लिश को देना है। इन केस अगर इंग्लिश को जो हमने 1 घंटा दिया है उसमें कुछ टाइम बचता है तो देन रिटर्न बैक टू मैथमेटिक्स और उसको आप करना चालू करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैथ्स में भी देयर इज अ डिवीजन, जैसे कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम्स के, कुछ आते हैं टाइम एंड वर्क के, कुछ सीरीज़ जो आती है APGP आती है। उसके अलावा कुछ आते हैं तुम्हारे रेशियो प्रोपोर्शंस, मिक्सचर्स, लॉजिकल रीजनिंग, और कुछ प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, ये जो चीज़ है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब 2022 में और 2023 के पेपर्स में मैंने नोटिस किया था ये चीज़ कि PNC और प्रोबेबिलिटी डिफ़िकल्ट आ रही है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो व्हाट डू आई सजेस्ट इज़, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपके जो बाकी जो टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम्स, टाइम सीरीज़, APGP, मिक्सचर, रेशियो प्रोपोर्शंस और लॉजिकल रीजनिंग, इसको पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके से 20 से 25 क्वेश्चन आपको दिखेंगे इनके, तो 20 से 25 क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट करें इस वाले पार्ट के, फिर इंग्लिश करें, और फिर अगर टाइम बच जाए देन गो फॉर प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि वो टफ है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेसिकली अपने को अगर CSET निकालना है तो अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्ले करने की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा अगर प्री का हो गया तो विल टॉक अबाउट मेंस, बेसिक हल्का टच करेंगे, देन विल गो 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जहाँ तक मेंस की बात है, मेंस में देखिए एक 7 सब्जेक्ट हमको देखने पड़ते हैं, तो लेट्स गो 7 सब्जेक्ट, लेट्स गो 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करेंगे एसे की। एसे का मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एसे जो है बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट अपने को देखने को मिलता है, और अगर ऐसे में मेहनत करते हैं तो वी कैन स्कोर बहुत अच्छा, हम ऐसे में स्कोर कर सकते हैं मोर देन ऐसे में आजकल अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 120 130 करना, स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमें ऐसे में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ऐसे को अगर स्टार्ट करना है तो बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ एक AR1 जो है हमारे 2017 के अनुदीप दुरी शेट्टी सर, उनकी एक बुक आती है ऐसे के ऊपर। तो वो जब आप पढ़ेंगे उसको आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि ऐसे स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक ब्लॉग है विक्रम ग्रेवाल सर हैं, AR54 आई थिंक 2018 के, उनका एक ब्लॉग है, उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छे डिस्क्राइब कर रखा है कि ऐसे कैसे लिखना कैसे है, ऐसे को लिखना कैसे है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़िए कि वो ऐसे लिखते कैसे हैं, समझिए उनका ऐसे कैसे लिखते हैं वो। और जब एक आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि ऐसे अच्छा ऐसा लिखते हैं, तो आप देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब ऐसे कि बेसिकली लिखने के 2 पार्ट होते हैं। हम पहले जो 20 से 25 मिनट होता है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और बाकी की जो 1 घंटा 5 मिनट बचता है उसमें लिखते हैं। तो आई गेस ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे का। तो उस 20 से 25 मिनट में आपको क्या क्या चीज़ देखनी है, पहला जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है ऐसे का, तो आप उसके एटलीस्ट 20 से 25 मेजर आप क्या चीज़ लिखना चाहेंगे उस ऐसे के बारे में, वो चीज़ नोट डाउन करते हैं उसमें। दूसरा आप स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि पहला कौन सा पॉइंट आएगा, दूसरा कौन सा पॉइंट आएगा, तीसरा कौन सा पॉइंट आएगा। ये चीज़ आप इंश्योर करते हैं जब आप ये ऐसे लिखते हैं, सॉरी जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम ही आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, आप कंक्लूड कैसे करेंगे अपने आंसर को, वो भी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। एक बार आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, 20 से 25 मिनट आपने दे दिया, आपके ऐसे का स्केलेटन बन चुका है, अब देन यू विल गो फॉर 1 घंटा 5 मिनट में यू विल गो फॉर राइटिंग और ऐसे, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है। उसके अलावा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ऐसे का। टॉपर कॉपी लीजिए, देखिए कौन सा ऐसे लिखा उन्होंने, अपना ऐसे उस टॉपिक पे अपना ऐसे लिखिए और फिर टॉपर से अपना ऐसे मैच करिए, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपने गलती करी है, कहाँ और बेटर कर सकते थे। ऐसे में देखो 1-2 चीज़ और होती हैं, वो है तुम्हारा फ्लो मेंटेन करना है अपने ऐसे का। मेंटेनिंग फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप करना, उसमें बेसिकली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोनों पैराग्राफ्स को। तो वो एक स्किल होती है, वो डेवलप करनी पड़ती है थ्रू टाइम, थ्रू प्रैक्टिस। वो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे टॉपर्स ऐसे पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये है। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा GS1 को ब्रीफली टच करते हैं। GS1 में 3 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा एंड सोसाइटी आएगा। हिस्ट्री की अगर रिसोर्सेज की बात करता हूँ मैं मेंस को लेकर, तो बेसिकली ओल्ड NCERTs हम रेफ़र करते हैं एंशिएंट और मेडिवल के लिए, जो कि ये हैं जो ओल्ड NCERTs आती हैं
ठीक है, सतीश चंद्र और आई गेस आर एस शर्मा, वो हमको रेफ़र करनी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए हम फाइन आर्ट्स की बुक रेफ़र करते हैं 11th क्लास की, एंड देन नितिन सिंघानिया यूज़ करते हैं। और उसके बाद विल मूव ऑन टू जोग्राफ़ी में बेसिकली जो एन सी आर टीज़ हैं 11th और 12th की, वो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो मैंने यूज़ करा था वो मृणाल जो पटेल सर हैं, उनका जो चैनल है उस पर एक राज तनिल मैम है, उनकी यूट्यूब जोग्राफ़ी की वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। उससे आप जोग्राफ़ी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यूज़ करी थी, वो काफ़ी हेल्पफुल मुझे लगी थी। सोसाइटी के लिए 2-3 चीज़ें मैंने यूज़ करी थी। एक तो विजन का जो वैल्यू एंड मटेरियल है, जो सोसाइटी के जो पूरा नोट्स बना रखे हैं विजन ने, वो मैंने एज अ बेसिक मटेरियल यूज़ किया था। उसके अलावा मेरा खुद का सब्जेक्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी था, तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्टी कभी आई नहीं सोसाइटी प्रिपेयर करने में। अब देखो GS1 में ना बेसिकली ये तो मेरे सोर्सेज थे। GS1 में अगर जब हम आंसर लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है GS1 में, एक तो आपका कंटेंट होता है जब जो सब लिखेंगे। दूसरा GS1 में इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप्स और डायग्राम का यूज़ करना। दोनों हिस्ट्री में एज वेल एज ज्योग्राफी में आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा डायग्राम्स और मैप्स का यूज़ करने का। चाहे वो ज्योग्राफी में कोई भी एरिया आता है तो आप बनाते हो, या ज्योग्राफिकल फीचर पूछा है तो आप बनाओगे डायग्राम। हिस्ट्री में कुछ भी क्वेश्चन पूछा है इंडस मतलब आई गेस IVC इंडस वैली का पूछा है तो आप उसका डायग्राम मैप बनाओगे। तो बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है मैप्स और डायग्राम्स का GS1 में, और बनाने भी चाहिए, जिससे कि आपके स्कोर मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, तो ये GS1 मोटा मोटा हो गया। देन विल टॉक अबाउट GS2। GS2 में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो पॉलिटी हो जाता है, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर मैं पॉलिटी के रिसोर्सेज बताऊँ तो बेसिकली मैंने जो यूज़ किया था लक्ष्मीकांत है। दूसरा आई यूज्ड विजन का वैल्यू एड मटेरियल जो यूज़ किया था, बहुत अच्छा मटेरियल है। सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के लिए मोस्टली मैं क्या करता था कि जो सिलेबस है, सिलेबस का टॉपिक उठाता था, उसके आगे गूगल सर्च करता था, उस टॉपिक का नाम लिखा, उसके आगे UPSC लिखा और गूगल सर्च किया। 4-5 कोचिंग की कंटेंट आता था, और जो बेस्ट कंटेंट लगता था वो मैं निकाल लेता था और उसके थ्रू अपने नोट्स बनाता था। तो दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर सोशल जस्टिस एज वेल एज गवर्नेंस। फाइनली IR इंटरनेशनल रिलेशंस, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। तो मोस्टली मैं जो IR प्रिपेयर किया है मैंने, वो विजन का जो मंथली मैगजीन्स आती थी और विजन का जो लास्ट में में 365 आता था, उसके हेल्प से ही इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर करा है। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की बात करूँगा मैं GS2 के लिए। GS2 में अगर जब भी आंसर लिखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू एडिशन, विच इज़ मोस्टली डन बाय यूजिंग आर्टिकल्स। जो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो बहुत यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कोर्ट केसेस हैं, केस लॉज जो हैं, उनका यूज़ बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा करना है। इनफैक्ट अगर कोई भी क्वेश्चन में मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर क्वेश्चन में ट्राई टू गिव एटलीस्ट 4 to 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस। कैश ले रहा हूँ क्योंकि इससे मार्क्स मैक्सिमाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड देन उसके अलावा जो सेकेंड ईयर की रिपोर्ट्स हैं, या जो भी रिपोर्ट्स आती थी बलवंत सिंह कमेटी, कोई भी कमेटी, होटा कमेटी, कोई भी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, उनको कोट कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जहाँ से यूज़ करना है कर सकते हैं। बट GS2 में इट्स ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन, आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस, रिपोर्ट्स, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, यही है। तो बेसिक जो मटेरियल है उससे आपके बेसिक नंबर आ ज़रूर सकते हैं, पर अगर इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर नंबर्स फॉर GS2 यू विल हैव टू हैव वैल्यू एडिशन। तो और मैंने बताई थी वैल्यू एड कैसे करनी है आपको, और आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कि हर क्वेश्चन में मैं कैसे मोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मोर नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस डालूँ, ये यू हैव टू फिगर इट आउट। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगेन यू कैन ड्रॉ मैप्स। जैसे मान लो इंडिया म्यांमार के रिलेशंस आए तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट का जो मैप्स होते हैं वो चीज़। इंडिया बांग्लादेश में आए तो कैसे रिवर डिस्प्यूट्स है या कुछ भी है। ठीक है, तो मैप्स कैन बी ड्रॉन फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ से नंबर्स और बढ़ेंगे। नाउ विल मूव टू GS3। GS3 मूव करता हूँ तो GS3 थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, तो यू विल हैव टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर GS3। GS3 की अगर मैं पहले बेसिक सोर्सेज बता दूँ अपनी, तो सबसे पहले इकोनॉमी के लिए आई हैव यूज्ड रमेश सिंह बुक, और उसके अलावा मृणाल सर की जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब में वो,
और बाकी करंट अफेयर्स यूजिंग फ्रॉम विजन का जो मंथली मैगजीन आती है और जो फाइनल कंपाइलेशन आता है विजन पीटी और विजन की मेन 365। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए सोर्सेस हैं। साइंस एंड टेक के लिए आई जनरली यूज करंट अफेयर्स, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ता था मैं विजन मंथली और विजन का जो मेन 365 है उससे। इन्वायरमेंट के लिए आई यूज बेसिक जो मटेरियल मेरा शंकर आईएएस की बुक रहती थी, काफ़ी अच्छी बुक है, इन्वायरमेंट बहुत होलिस्टिकली कवर किया है उस बुक में। उसके अलावा करंट अफेयर्स अगेन विजन, और इंटरनल सिक्योरिटी मैंने 2 जगह से पढ़ी है। एक जो बुक आती है जो अशोक कुमार सर है उनकी बुक है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, उससे बेसिक कंटेंट रेडी किया अपना और देन करंट अफेयर्स से उसको कंप्लीट कराया इंटरनल सिक्योरिटी को, ठीक है। एंड देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने क्या किया था कि 10 से 12 जो हमारे डिज़ास्टर्स, जो मेजर डिज़ास्टर्स इंडिया में पाए जाते हैं उनके बेसिक नोट्स बना लिए, है ना, कहाँ पाए जाते हैं, कितनी इंटेंसिटी से आते हैं और कैसे बचने का तरीका क्या है या मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं उन डिज़ास्टर्स से, एनडीएमए गाइडलाइंस वगैरह उन सब की 200 पन्ने की नोट्स बना लिए अपने, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पूरा हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है GS3 का आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखिए पूरे मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पर GS3 में इंपॉर्टेंट इसलिए आती है क्योंकि मार्क्स कम मिल रहे हैं। और मार्क्स बढ़े कैसे GS3 में? देखो GS3 बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी दिखानी पड़ेगी उस सब्जेक्ट में। जैसे अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू यूज़ मोर एंड मोर फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है। तो डेटा आएगा कहाँ से? डेटा आता है बजट से आता है, डेटा आता है इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक रिव्यू से, न्यूज़पेपर से, मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट से, या फिर कोई वो आती है जैसे तुम्हारे रैंकिंग्स आती हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आ गया। तो काफ़ी सारे इंडेक्स आते हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो रिलीज़ होती हैं। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GS3 इकोनॉमिक्स के पेपर में, वही आपको मार्क्स लेके देगा। सिमिलर गोज फॉर साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट का आंसर लिख रहे हो तो आपको साइंस के वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू यूज़ UNFCCC के आपको जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं उस चीज़ को लेकर आपको कोट करने पड़ेंगे। अगेन डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स यू हैव टू यूज़ इन साइंस एंड टेक एज वेल एज इन इन्वायरमेंट एज वेल। तो ये GS3 की हम ये चीज़ होती है, ठीक है। देन मूविंग टू GS4, अगर मैं GS4 की बात करता हूँ तो GS4 में बेसिक GS4 अगेन इज़ इट्स लो हैंगिंग फ्रूट। GS4 भी एक लो हैंगिंग फ्रूट में मानता हूँ उस चीज़ को, बट मेहनत बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है GS4 का पेपर, स्पेशली प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग GS4 की। बेसिक सोर्सेज की बात करो GS4 की तो बेसिकली विजन का जो मटेरियल है वो, प्लस टॉपर्स के जो नोट्स हैं, टॉपर्स के नोट्स मतलब श्रुति शर्मा मैम के नोट्स, महक जैन मैम है उनके नोट्स, मुस्कान डागर मैम है उनके नोट्स। तो इनके नोट्स विजन का जो मैंने जो मटेरियल था वो अपना बेसिक मटेरियल बना लिया था, और प्लस इनके जो नोट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ऐड करता था वैल्यू ऐड एज इन जो एग्जांपल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स के एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके हम एग्जांपल्स यूज़ कर रहे हैं, अपने माइथोलॉजी के एग्जांपल्स यूज़ कर रहे हैं, केस स्टडीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को कहाँ से मिलती थी? वो टॉपर्स के नोट से ही मिलती थी, जो कि 3-4 मैंने नाम लिए हैं टॉपर्स के, उनके नोट्स में अच्छे से है। बाकी और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है एथिक्स के पेपर में, 120+ स्कोर किया, आप उनके नोट्स निकालिए। उन सब ने ये मेहनत पहले से कर रखी है कि सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंपाइल कर रखे हैं, सारे जो कोड्स हैं वो कंपाइल कर रखे हैं, तो उनके नोट्स आप डायरेक्टली उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद GS4 में प्रैक्टिस का गेम आता है, क्योंकि GS4 को जो पेपर है उसको अपने आप में उसको कंप्लीट करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है 3 घंटे में। दैट इज़ वाई इट रिक्वायर्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस GS4, ठीक है। ऑलराइट, और तो ये GS4 हो गया। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स ऑप्शनल पेपर। अब देखो ऑप्शनल में ठीक है, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं, क्योंकि सारे लोग ऑप्शनल के होंगे नहीं, बट स्टिल आई विल गिव सम आइडिया। ऑप्शनल में देखो मेरे जैसे एंथ्रोपोलॉजी था, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ एंथ्रोपोलॉजी के, तो पेपर 1 में मोस्टली आई यूज्ड ब्रेनट्री का मटेरियल मैंने यूज़ किया था। उसके अलावा अक्षय जैन सर की बुक है, नारायण अमित सर और मंदार पाटकी सर, सचिन गुप्ता सर, इन 4-5 जो टॉपर हैं इन सब के नोट्स मैंने यूज़ करे थे। इन सब के नोट्स को एक जगह अपने नोट्स में कंपाइल किया था और फिर वहीं से बार बार पढ़ा था। सिमिलरली आई डिड फॉर पेपर 2,
मंदार पाटकी सर, नारायण अमित सर, सचिन गुप्ता सर, अक्षय जैन सर, इन 4 लोग के नोट्स को मैंने कंपाइल किया था, खुद के नोट्स बनाए थे उससे और वो यूज़ किया था, है ना। और उसके अलावा पेपर 2 के लिए ट्राइबल इंडिया एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय डॉक्टर नदीम हसनैन, ये भी बहुत अच्छे से रेफ़र की थी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में मुझे लगता है कि मार्क्स आते, ज़्यादा मार्क्स आए क्यों हैं, क्योंकि मेजर रीज़न मुझे लगता है कि मोर एंड मोर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मैंने नाम यूज़ किया है अपने आंसर्स लिखने में, अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए मैंने आई हैव यूज्ड मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनके वर्क, और उसके अलावा केस स्टडीज़, ट्राइबल केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कलेक्ट करी हैं, उन सबको अपने आंसर्स में स्प्रिंकल किया है, यूज़ किया है। आई गेस वही कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मार्क्स देके गया है, ठीक है। तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रैटेजी रही है मेरी, और आई थिंक आई विल टेक सम क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मेरे को दिख रहे थे चैट पे, उसके बाद विल मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक्स। लेट्स गो टू सम क्वेश्चंस। ओके, काफ़ी हैं। Explain detail which techniques you follow to get maximum output for your study, don't able to study beyond 5 hours। अच्छा देखो, या देखो पर घंटे 7 से 8 घंटे बैठना देखो डिफ़िकल्ट तो होता है, आई अग्री। और तो इसके लिए मैं ये करता हूँ ना कि बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, खुद को इंगेज करना, बीच में ब्रेक्स लेना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पढ़ाई से, ठीक है। जैसे आपने 1-1.5 घंटे का आपने एक सीटिंग लिखी, उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ करिए जो आपको पसंद है, जैसे आपने थोड़ा देर टीवी देख लिया आधा घंटा, या किसी अपने फ्रेंड से बात कर ली, या टहलने निकल गए, या कुछ स्पोर्ट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया 10-15 मिनट के लिए, वीडियो गेम खेल लिया, कुछ भी कर लिया। तो 2-3 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगी है जो कि पढ़ाई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, आपके माइंड को कहीं और इंगेज रखती हो, आपके लिए हेल्दी भी हो वो चीज़, और आपके माइंड के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसके लिए अच्छी हो। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई स्पोर्ट्स आप बीच में ऐड करें अपने उसमें। जैसे मैं जिम ऐड करता था अपने रूटीन में, हमेशा जिम डेली गया हूँ, जिम ऐड करा, थोड़ा टीवी ऐड करता था, कभी कभार मूवीज़ देख लेता था, ये किसी से बात कर लेता था, टहल निकल जाता था, ये चीज़ करता था। तो इससे ना मेरा जो माइंड रहता था कि वो थकता नहीं था, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता था। तो जैसे ये है, दिन में जैसे 3-4 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद कहीं थोड़ा टहलने चले गए 1 घंटे, तो जब आप खुद रिफ़्रेश हो जाते हो उसके बाद 2-3 घंटे आराम से और सीटिंग लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को फ्रेश रखना है, अपने आप को इंगेज रखना है, ओवर एग्जॉस्ट नहीं होने देना है खुद को। तो डिस्ट्रैक्ट करिए खुद को, 1-3-4 घंटे पढ़िए, फिर कुछ अच्छी एक्टिविटी करिए, फिर पढ़िए, फिर और कुछ अच्छी एक्टिविटी करिए, कुछ अच्छा खाने चले जाइए बाहर। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, खुद को इंगेज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शनल के लिए कौन से बुक लिस्ट टेस्ट सीरीज़ फॉलो किए, और कौन सी टेस्ट सीरीज़ और बुक लिस्ट टेस्ट सीरीज़ और विदाउट कोचिंग हो जाएगा। देखिए, बुक की अगर मैं बात करता हूँ तो बुक इनिशियली मैंने यूज़ करी थी पेपर 1 के लिए, ब्रेन ट्री का मटेरियल यूज़ किया था अंडरस्टैंड करने के लिए, और अक्षय सर की बुक यूज़ करी थी अपने जो नोट्स हैं वो कंपाइल करने के लिए। पर इवेंचुअली मुझे लगा कि इनफ नहीं था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, और जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स को यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जिन्होंने नोट्स बनाए थे। जैसे तुम्हारे मंदार पाटकी सर हो गए, नारायण अमित सर हो गए, सचिन गुप्ता सर हैं, इनके नोट्स जो हैं बहुत डिटेल में बने हुए हैं। तो जो मेरा ब्रेन ट्री का मटेरियल था, या जो मेरा अक्षय सर का जो बुक यूज़ करता था, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा एडिशन किया है इन लोगों के नोट्स से, स्पेशली जो मंदार पाटकी सर हैं उनके नोट्स से बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड किया है मैंने, और कहीं ना कहीं वो हेल्प किया। तो नोट्स मैंने यहाँ से बनाए हैं। टेस्ट सीरीज़ मैंने 2 जगह लगाई थी, एक L2 में लगाई थी और एक लेवल अप में लगाई हुई थी। यहाँ आप लगा सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ 30 टॉपर्स कहते हैं कि उनको 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए इग्नू के बुक्स पढ़ सकते हैं। 30 से क्वेश्चन नहीं आते तो बाकी क्वेश्चंस के लिए इग्नू बुक्स पढ़ सकते हैं। 30 से ज़्यादा आएगी, प्रीलिम्स की बात हो रही है मेरे ख्याल से, ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए देखो सही बात है कि आपको 100% एक्यूरेट 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रीलिम्स के पेपर में, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए ना देखो, आपको अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा वाइडन करने की ज़रूरत होती है, और जो अपने जो इंट्यूशन बोलते हैं, अपने जो गैसेस होते हैं,
जो आप हंच बोलते हो, गट फीलिंग बोलते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत होती है कि जो आप जो भी आंसर चूज़ करें वो सही हो। तो 2-3 चीज़ें मैंने बताई है इसके लिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उस जो प्रैक्टिस करिए उस पेपर का एनालिसिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, देखो एक तो चीज़ें आपकी जो आपको चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं, दूसरा आपका जो गट फीलिंग बोलते हैं या जो आपके हंच बोलते हैं या आपके जो गैसेस बोलते हैं वो भी शार्पन होते हैं, ठीक है। तो हर टेस्ट के बाद आप देखोगे तो वो आपकी एक्यूरेसी अपने आप इम्प्रूव होती है, आपके गैसेस इम्प्रूव होते हैं। एनालिसिस का फ़ायदा ये है कि मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज है, हम बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ सकते हैं। तो जब हम टेस्ट पेपर्स लिखते हैं उसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जब आप उसको नोटबुक में लिखते हो ना, तो आप जो बहुत सारी बुक्स हैं, जो बहुत सारी बुक्स जो आप नहीं पढ़ पाए हो, वहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है आपने वो अपनी नोटबुक में लिख लिया है, तो आपकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाती हैं जब आप ये काम करते हो टेस्ट। क्योंकि जो आप कोचिंग के टेस्ट पेपर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं क्वेश्चन निकालने के लिए। तो वही क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट कर रहे हो विदाउट एनी मेहनत, तो दूसरों ने मेहनत कर रखी है आपके लिए, तो आपका रिसोर्स जो है बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है अब, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप टेस्ट पे सॉल्व करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे, वहाँ से नोट्स बनाओगे, तो जो आपके 30 क्वेश्चन आपको आते हैं, बाकी 70 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में नहीं आते ना, तो उनमें भी आप मैक्सिमम सही करने के चांसेस बढ़ा सकते हो अपने। तो ये काम आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस एंड देन एनालिसिस, तब जाके प्रीलिम क्लियर चांस बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू improve answer paper to score? I have scored 126, relied on case studies, prioritize Indian society और travel part, advice with better valuation answer especially, ठीक है। तो देखो पेपर 2 में देखो 2-3 चीज़ें हैं आंसर मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने के लिए। पहली चीज़ मैं बोलता हूँ, देखो पेपर 2 थोड़ा एनालिटिकल नेचर है, तो आपको ना अंडरस्टैंड करना बहुत, अंडर क्वेश्चन पूछ कह रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एक बार आपको उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप कोई भी आर्गूमेंट दे रहे हो ना, बैक द आर्गूमेंट बाय एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने तो उसके बारे में कुछ बोला ही होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि जैसे आप मंदार पाटिल से नोट्स उठाओगे, कोई भी आंसर में उन्होंने एटलीस्ट 10 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। कोई भी टॉपिक हो उसको 10 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यूज़ क्लियरली मैंशनड है। जैसे संस्कृताइजेशन का कोई टॉपिक है तो उस पर जो बहुत सारे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जैसे हमारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एम एन श्रीनिवास हैं, उनके कुछ व्यूज़ रहे होंगे, एस सी दुबे साहब के कुछ व्यूज़ रहे होंगे उसके ऊपर, या हेरोल्ड गुड के कुछ व्यूज़ रहे होंगे, बहुत सारे जो वो हैं तुम्हारे एंथ्रोपोलॉजी उनके व्यूज़ रहे होंगे। तो कोई भी टॉपिक आएगा तो एटलीस्ट ट्राई टू गिव एटलीस्ट 5 to 6 एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन दैट आंसर। एंड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें यू कैन जब भी आप एग्जांपल दोगे, एग्जांपल में यूज़ ट्राइबल केस स्टडीज़ को आई वुड सजेस्ट कि आप अलग से डब्बे में बना के मत लिखिए। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो रीज़न फॉर डिस्प्लेसमेंट आप लिख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल रीज़न डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई वो है एक्सटॉर्शन है, या किसी कोई कंपनी आई है जिन्होंने उनको अपने नेटिव एरिया से निकाल दिया है, तो उसमें एग्जांपल केस स्टडी लिखिए। जैसे पॉस्को की केस स्टडी है, पॉस्को जो स्टील कंपनी है उसकी केस स्टडी है, या नियमगिरी हिल्स में वेदांता की केस स्टडी है, तो उस केस स्टडीज़ को आप एज एन एग्जाम्पल लिखिए, है ना। तो हर क्वेश्चन में अगर आप 5 से 6 एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखेंगे और हर क्वेश्चन में अगर आप 3 से 4 केस स्टडीज लिखेंगे एज एन एग्जाम्पल, तो आपके वहाँ से मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरे शायद मार्क्स इसलिए अच्छे आए क्योंकि मैंने बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यूज़ से बैक किया था और बहुत सारी केस स्टडीज़ यूज़ कर दी हर एक आंसर में। तो आई गेस कहीं ना कहीं ये रीज़न रहा है नंबर बढ़ने का इस बार, ठीक है। Many questions of 22-23 pre is not covered in spectrum NCERT geography लक्ष्मीकांत can I add other sources। ये देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि सोर्सेज आप अपनी वही कांस्टेंट रखिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है वो सोर्स चेंज करने का। और अगर अगले साल दे रहे हैं 25 या उसके ऑनवर्ड, तो आप देखिए मार्केट में अगर आपको ऐसी रिसोर्स लग रही है जिनसे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तब आप कर सकते हैं चेंज। अभी इस टाइम आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम टू चेंज द रिसोर्सेज। अभी आप वही रिसोर्स पे कंटिन्यू करें और नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ाएं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, टेस्ट पेपर्स देते हैं तो आपकी रिसोर्सेज बढ़ती हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, और प्री क्लियर करने के आपके चांसेस बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ टेस्ट पेपर्स बढ़ाइए रादर देन इस समय रिसोर्स चेंज करने के अतिरिक्त अलावा, ठीक है।
Please tell us which YouTube channel topper notes you followed for difficult topics when you stuck in politics, Lakshmikant, spectrum, geography. यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोट, या देखो ना काफ़ी सारे टॉपर्स के टेलीग्राम के चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो अभी नाम तो याद नहीं, बट पॉलिटिकल बात करूँ तो आप चेक करो ना, आप देखो चेक करो किस टॉपर्स के अच्छे नंबर हैं रिस्पेक्टिव पेपर्स में। फॉर एग्जांपल GS2 में किसके बहुत अच्छे नंबर्स हैं, चेक करोगे आप, और उनका कॉरस्पॉन्डिंग चैनल यूट्यूब में, टेलीग्राम मिल जाएगा। तो जिस टॉपर्स के आपको लग रहा है कि GS2 में बहुत अच्छे पेपर अच्छे नंबर हैं, तो GS2 के रिसोर्सेज के लिए, GS2 के स्ट्रैटी के लिए, GS2 के टेस्ट पेपर्स के लिए आप उन टॉपर की चैनल जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा गूगल करिए, आपको सब मिल जाएगा यार, थोड़ा सा एफर्ट करने की बात होती है, थोड़ा गूगल करो, मिल जाएगा ये चीज़। NCERT कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए और नोट्स कैसे बनाएं? NCERT देखो मोस्टली 11th-12th क्लास की NCERT पढ़ो, उससे मुझे लगता है उससे पहले की NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और NCERT पढ़नी आपको पड़ती है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। हिस्ट्री में ओल्ड NCERTs है, RS शर्मा, सतीश चंद्रा, एंशियंट मेडिवल के लिए, फाइन आर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो ये हैं। ज्योग्राफी में आपको सारी चारों NCERT 11th-12th की दो NCERT पढ़नी पड़ती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सारी की सारी। उसके अलावा पॉलिटी में आपको 11th क्लास की जो दो NCERTs की बुक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क और एक और आर कॉन्स्टिट्यूशन आई गेस, दोनों आपको पढ़नी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स है 11th क्लास की जो NCERT वो पढ़नी पड़ती है। तो ये कुछ NCERT हमको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, ये NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन बिल्ड करेंगी आपकी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, तो ये आपको मोस्टली NCERT पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, what things you different than previous attempt to fetch good rank, or advice can you give to clear UPSC first time with such good rank? ठीक है, ये देखो डिफरेंस मुझे लगा, जो मेजर मैंने चेंजेस करे थे वो मैंने चेंज करे थे अपने कंटेंट में, मेंस की कंटेंट में। इस बार मेरी कोशिश थी कि जो भी मैं कंटेंट प्रेजेंट करूँ अपने मेंस के पेपर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड हो उनमें। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन जो हम बोलते हैं ना, मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था वैल्यू एडिशन के ऊपर अपने प्रीवियस अटैम्प्ट से। फॉर एग्जांपल GS1 में मैंने कोशिश की थी कि बहुत ज़्यादा मैप्स, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स है ना बना के आऊँ, तो मैंने इस बार, मुझे याद 10 से 11 डायग्राम्स मैंने बनाए थे अपने GS पेपर में। ऑलमोस्ट हर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में स्कोप होता है मैप बनाने का या डायग्राम बनाने का, वो मैंने किया था। सिमिलरली GS2 की अगर बात करूँ तो आई डिड अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन GS2। फॉर इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट केसेस मैंने कहीं ना कहीं एटलीस्ट 100 सुप्रीम कोर्ट केसेस कंपाइल किए थे। मैंने क्या किए थे, उत्कर्ष उज्ज्वल सर हैं, लास्ट ईयर रैंक 68 है, उनके टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो उन्होंने सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस कंपाइल कर रखे हैं, एटलीस्ट 100 केसेस उन्होंने कंपाइल कर रखे हैं। और उस केस को अब उन केसेस को मैंने अपने डायरेक्टली क्वेश्चन जो में भी नोट था उनमें ऐड कर लिए थे। तो मैं ये कोशिश करता था कि हर आंसर में एटलीस्ट 5 से 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस में लिख के आऊँ, ताकि मार्क्स मैक्सिमाइज हो सकें। तो सिमिलरली GS3 में बहुत सारा डेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स यूज़ कर रहे थे। GS4 में बहुत सारे कोट्स याद करके गया था, बहुत सारे लीडर्स के एग्जांपल याद करके गया था, जो कि मैंने एक्टिवली यूज़ करें अपने आंसर्स में। हर आंसर में तो एक आध कोट डालने की कोशिश करी है, गुड एग्जांपल्स ब्यूरोक्रेट्स के, लीडर्स के एग्जांपल डालने की कोशिश करी है, ये सब चीज़ें फ्लो बनाने की कोशिश करी। तो बेसिकली मैंने जो पूरा मेरे को लगा, जो मैंने मार्क्स मैक्सिमाइज करने में जो मैंने किया, जो चेंजेस करे, वो थे वैल्यू एडिशन, कंटेंट एनरिचमेंट एंड वैल्यू एडिशन। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था लास्ट 2 ईयर से इस बार में। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया। और अगर आप मुझे लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आप ये काम कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन करते कैसे हैं। तो मैं वही बोलूँगा, अभी बोलूँगा टॉपर्स के, जो टॉपर्स हैं, और टॉपर्स एज इन जिन्होंने GS2 में जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, आप उनसे GS2 देखिए, जिसके GS3 में बहुत अच्छे नंबर है उनके GS3 के नोट्स देखिए, जिनके ऑप्शनल बहुत अच्छे नंबर है उनके ऑप्शनल के नोट्स देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे अपने आंसर में वैल्यूएट करते थे। ठीक है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट केस कलेक्ट करिए GS2 के लिए, GS1 के लिए मैप्स खूब प्रैक्टिस करिए, GS3 के लिए डेटा वेटा खूब कलेक्ट करिए, GS4 के लिए लीडर्स के गुड एग्जांपल्स कोट्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करिए, टॉपर्स को फॉलो करिए। ऑप्शनल के लिए स्पेशली एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यूज़ आपको आंसर में डालने हैं अपने, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे केस स्टडीज़ आपको आंसर में डालनी है, ये ध्यान रखिए। तो ये चीज़ें, इससे मार्क्स काफ़ी बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट्स मूव ऑन।
सर इज इज नेसेसरी टू प्रिपेयर यूपीएससी फ्रॉम दिल्ली विदाउट कोचिंग? नहीं नहीं यार, बिल्कुल भी सॉरी, नेसेसरी टू प्रिपेयर यूपीएससी फ्रॉम दिल्ली, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देखो अब जो है इंटरनेट रिवॉल्यूशन होने के बाद, डिजिटल रिवॉल्यूशन होने के बाद बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दिल्ली जाके कोचिंग करना। मैंने खुद ने नहीं करी है, तो मैंने घर से तैयारी करी है, तो आप घर से बैठ के बिंदास तैयारी कर सकते हैं। रिसोर्सेज सारी की सारी अवेलेबल हैं, सारा मटेरियल इंटरनेट पे आजकल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल्स, मतलब सारे टॉपर्स हम टेलीग्राम चैनल्स बनाते हैं, उसमें रिसोर्सेज डालते हैं, तो उससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो कोचिंग का मटेरियल पर रिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है अब। और यूट्यूब चैनल, जैसे यूट्यूब में टॉपर्स की वीडियोस हैं, उनको देखिए, समझने की कोशिश करिए उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनमें जाइए, उस पर काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाती हैं, रिसोर्स देखने को मिल जाती है, उस रिसोर्स फॉलो करिए, ठीक है। उसके अलावा ऐसे थोड़े मेंटर्स ढूंढिए, आपके वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या निकल चुके हैं या इंटरव्यू दिया है एटलीस्ट, उनसे बात करिए। तो अगर ये सब आपके पास अवेलेबल है, ये सब कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉर विच ऑनलाइन चैनल यू फॉलो फॉर पॉलिटी? यार देखो, ऐसा कोई ऑनलाइन चैनल तो मैंने फॉलो नहीं किया था पॉलिटी के लिए, बट मैंने जो अन अकेडमी में आई गेस सौरभ अरोड़ा सर हैं, उनके कुछ लेक्चर्स देखे थे। लक्ष्मीकांत का रिवीजन बहुत अच्छा करवा देते हैं वो, आई गेस वो देखा था पॉलिटी के लिए। और तो ऐसा कुछ ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं था पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, विजन का वैल्यू एड मटीरियल, और करंट अफेयर्स के नोट्स, और बहुत सारे ये सुप्रीम कोर्ट केसेस का कंपाइलेशन, ये सब चीज़ें ही करता था, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी is optional for C25 because lots of people talking about scaling of this optional. यार आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शनल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको लेने में, इट्स वेरी गुड। रीज़न बीइंग, एक तो सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एक ऑप्शनल जिसमें आप 2 से 3 साल बिता सकते हैं, तो उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो उसका सिलेबस है, कंटेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजी का बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। दूसरा, रिसोर्सेज मार्केट में बहुत अवेलेबल है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना। सिलेबस भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छोटा ज़रूर है, बट मेहनत बहुत लगती है उस चीज़ में। उसके बाद टीचर्स अवेलेबल हैं उसके, ये सब चीज़ें हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर अच्छा कर रहा है रिसेंटली, टॉपर्स दे रहा है, काफ़ी लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ गुड ऑप्शनल, यू कैन टेक इट। शर्त वही है कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी ले रहे हैं तो दिक्कत आएगी। इंटरेस्ट है देन गो फॉर इट, नो वरीज। कांग्रेस सर, थैंक यू। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था? यार मोटिवेशन तो एज इन यार थर्ड ईयर कॉलेज में जब था तभी कुछ सीनियर्स थे जो कि IAS थे, कुछ सीनियर्स थे प्रिपेयर कर रहे थे, वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा, तो वहीं से आगे स्टार्ट हुआ था। My time will be 2026 and I give an idea. I have completed NCERT election as well. Please give basic idea what to do and what not to do. यार देखो यार 2026 है तो अभी टाइम है, तो यही है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो। बेसिक मटेरियल है उसको बार बार बेसिक मटेरियल जो आपकी अगर एक रीडिंग हो गई है तो देन गो फॉर अनदर रीडिंग। और अभी जो आंसर राइटिंग धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ऑप्शनल कंप्लीट करो, अपना ऑप्शनल कंप्लीट करो, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, ऐसे एथिक्स थोड़ा सा स्टार्ट करो, और बार बार रिवाइज करो। यही है यार भाई, अभी तो टाइम है, तो यही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव बुकिश इंग्लिश? पता नहीं यार भाई, इंग्लिश क्लासेस ले लो मेरे ख्याल से, और फिर अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश थोड़ी वीक है कहीं ना कहीं, टेक सम क्लासेस, इम्प्रूव कर सकते हो इंग्लिश अपनी। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट।
पीवाईक्यूज प्रिपरेशन करने से पहले ही देखनी चाहिए या थोड़ा बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद? नहीं, पहले आप ठीक है एक रीडिंग करो सब्जेक्ट्स की, उसके बाद पीवाईक्यूज देखो। पीवाईक्यूज एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी ना वो सब्जेक्ट की, तो थोड़ी बहुत एक रीडिंग करो, उसके बाद पीवाईक्यूज देखो, तो समझ में आएगा आपको कि क्या चीज़ आप पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या चीज़ इग्नोर कर सकते हो, तो तब आपको समझ में आना चालू होगा। ठीक है। रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रहती थी यार? मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी अगर मैं बताऊँ तो मोस्टली पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद देन मैं फिर अगेन उसको पढ़ता था। जैसे मान लो लक्ष्मीकांत की बुक है, एक बार पूरी वो लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, तभी मैं वापस से उसको स्टार्ट करना चालू करूँगा। जैसे हालांकि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री की 3-4 बुक्स हैं, जोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, साइंस टेक, इन्वायरमेंट है, तो पहले हिस्ट्री कंप्लीट करी, फिर जोग्राफी करी, फिर साइंस टेक करी, इन्वायरमेंट करी, इकोनॉमिक्स करा, सिक्योरिटी करा, इंटर रिलेशंस किया, उसके बाद फिर अगेन हिस्ट्री करी। तो बेसिकली साइक्लिक अप्रोच में चलाता था रिविजन करने के लिए। करंट अफेयर्स के लिए देखा 2-3 चीज़ें हैं। एक तो विजन का जो मंथली मैगजीन है और जो विजन का पीटी और मेन 365 है वो। उसके अलावा मैंने 2022 में फोरम की करंट अफेयर्स की क्लासेस आती हैं, दिपिन दामोदरन सर लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, वो भी आप ज़रूर ले सकते हैं। उसके अलावा अखबार, भाई अखबार तो डेली पढ़ ही हैं आपको। 2021 में एक्चुअली मैं 2 अखबार पढ़ता था मैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। बाद में सिर्फ एक में शिफ्ट कर गया था, द हिंदू में। तो अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस कोई भी। उसके अलावा मंथली मैगजीन्स बाय एनी कोचिंग, मैं विजन की पढ़ता था। और फोरम की जो करंट अफेयर्स क्लासेस हैं, मैंने एक बार ली थी दीपन सर की, एंड आई फाउंड दोज क्लासेस गुड, ले सकते हैं वो भी। ठीक है। कौन सी मिस्टेक्स करी थी सर? यार बहुत मिस्टेक्स करी थी भाई। मिस्टेक वही होती है, मुझे लगता है कि वैल्यू ऐड ना करना अपने आंसर्स में, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सब लोग उन्हीं सोर्स पढ़ रहे हैं, सबके कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे अपने आंसर्स और दूसरे के आंसर्स में? वो डिफ्रेंशिएशन आई गेस उससे वैल्यू एडिशन से ही आता है। तो वैल्यू एडिशन ना करना वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, जो कि मैंने इस बार रेक्टिफाई करी। हर एक पेपर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एड किया, एंथ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया, और आई गेस उसकी वजह से नंबर अच्छे आए थे। तो वही सबसे बड़ी मिस्टेक मानता हूँ मैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से करें या कोचिंग नोट से? या देखो कहीं से भी कर सकते हैं, पर मैंने लक्ष्मीकांत से करी थी, और ईजी बुक है, सिंपल बुक है, पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है आपको उस बुक से। तो लक्ष्मीकांत आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप कर सकते हैं उससे। बाकी कोचिंग नोट से भी कर सकते हैं, कहीं से भी करो, कोई बड़ा इशू नहीं है। हिस्ट्री फैक्ट्स और पॉलिटी आर्टिकल्स याद नहीं होते रिवीजन के बाद भी। दो चीज़ें हैं, आप देखो मल्टीपल रिवीजन करोगे, आप कोई भी चीज़ है 10-15 बार पढ़ोगे उसको, तो चीज़ें याद होनी चालू हो जाती हैं। तो वही बोलूँगा कि रीड एंड रिवाइज फॉर 10-15 टाइम्स, तब भी याद नहीं हो रही, तो भाई डेलिबरेटली याद करने पड़ेंगे हिस्ट्री के फैक्ट्स भी, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी, क्योंकि आर्टिकल्स आपको प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, इंटरव्यू में भी आएंगे, तो इसलिए आपको डेलिबरेटली रटने पड़ेंगे अगर आपको याद नहीं हो रहा मल्टीपल रिविजन से। पहले तो मैं ये नहीं मानता कि आपको याद नहीं होंगे, यू विल रिवाइज फॉर 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम्स, तो आपको याद भी होंगे वो चीज़। और अगर याद नहीं हो रहा तो डेलिबरेटली रटने की कोशिश करो, क्योंकि ज़रूरी है वही रटना। अगर क्योंकि मेंस में भी देखो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, प्री में भी आएंगे, और इंटरव्यू में भी यू विल हैव टू यूज़ आर्टिकल्स अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है आर्टिकल्स को। और इनफैक्ट हिस्ट्री के फैक्ट्स को भी, क्योंकि दे विल हेल्प यू बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। लक्ष्मीकांत इनफ फॉर मेंस? नहीं है, लक्ष्मीकांत मेंस के लिए इनफ नहीं है। मेंस के लिए आपको विजन का वैल्यू एड मटेरियल मैंने यूज़ किया था। उसके अलावा सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आपका, वो आपको अलग से कवर करना पड़ता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। पहले आप देखो, वीडियो पहले देखोगे तो सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, देखो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है। उसके अलावा आई विल रिकमेंड विजन का वैल्यू एड मटेरियल फॉर मेंस। सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस गवर्नेंस के लिए विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ वेरियस
कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग एज इन मतलब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने सोशल जस्टिस का कोई भी टॉपिक है उसको आपने गूगल किया, उसका यूपीएससी लिखा, बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल आते हैं, तो यू विल हैव टू जो अच्छा लगेगा आप उससे अपने नोट्स बनाइए, वहाँ से आप सोशल जस्टिस और गवर्नेंस कंप्लीट करते हो, कवर करते हो। एंड फाइनली फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ करंट अफेयर्स, वो चाहे आप अखबार से कर सकते हो, विजन के मटेरियल, या फिर कोई मंथली मैगजीन के मटेरियल से कर सकते हो, या फोरम से कर सकते हो, कहीं से भी आपको करंट अफेयर्स से आपको करना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए सर? ये देखो पीवाईक्यू के लिए आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू 2-3 चीज़ें हैं, पीवाईक्यू हम कर क्यों रहे हैं। एक तो पीवाईक्यू कई बार डायरेक्टली रिपीट हो जाता है एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, बोनस पॉइंट आपके लिए वो आपको मिलता है। वरना पीवाईक्यू क्या आपको डायरेक्शन देता है आपको पढ़ना कैसा है। तो जैसे मान लो कोई पीवाईक्यू आया, जैसे मान लेते हैं आपने पीवाईक्यूज देखा पॉलिटी का, मान लेते हैं GS2 का, तो आप देखोगे कि यार फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, जबकि सॉरी फंडामेंटल राइट्स और DPS से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, जबकि ड्यूटीज से या इमरजेंसी से या कोई और पार्ट से, स्टेट्स के पार्ट से या कोई और पार्ट से जो है क्वेश्चन रिलेटिवली कम आ रहे हैं। तो अब नाउ यू नो कि आपको फोकस कहाँ पे ज़्यादा करना है, आपको फोकस जहाँ पे कहाँ पे करना है, फंडामेंटल राइट्स पे, DPS पे। तो ये चीज़ आपने इन्फ्रेंस कैसे निकाला, ये इन्फ्रेंस निकाला आपने जब आपने देखा कि भाई UPSC ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स और DPS पे भी फोकस कर रहा है। सिमिलरली मान लेते हैं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में आपने देखा कि भैया देखो ये UPSC जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है MSP पे पूछ रहा है, PDS पे पूछ रहा है, इरीगेशन पे पूछ रहा है, पर कम क्वेश्चन पूछ रहा है लैंड रिफॉर्म्स पे, कम क्वेश्चन पूछ रहा है, या मार्केट पे कम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपने ये देखा ये चीज़, तो अब ना आपको पता है कि भाई आपको फोकस ज़्यादा कहाँ पे करना है, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो पीवाईक्यू को ऐसे एनालाइज करना है कि एक तो डायरेक्टली वो चीज़ है कि डायरेक्ट रिपीटर हो जाए, रिपीट क्योंकि होते हैं काफ़ी क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है प्री में मेंस में रिपीट होते हैं। तो पहली चीज़ तो वह है कि पीवाईक्यू आपको अगर रिपीट हो गया तो बोनस पॉइंट्स, ठीक है, आपके लिए हलवा हो जाता है वो चीज़। दूसरा जो है आपको पता लगता है पीवाईक्यू जब एनालाइज करते हो कि आपको पढ़ना किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसा आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम 11th-12th NCERT जियोग्राफी इनफ फॉर मेंस, नहीं बताया ना यार मैंने, GS2 के लिए अलग है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और 11th इनफ है, मॉडर्न के लिए 11th-12th NCERT जियोग्राफी के लिए इनफ है, यस बिल्कुल है। उसके अलावा मृणाल जो मैंने बताया, मैंने एक सोर्स और यूज़ किया था, वो है राजचंद्रन मैम है मृणाल पटेल सर के चैनल में, उनके वीडियोज़, ठीक है। सर मैं 30 पेज अगर लक्ष्मीकांत का पढ़ रहा हूँ तो रात को उनको समराइज ताकि उनको प्री और मेंस का रिवीजन हो जाए। कर सकते हो यार, ये भी स्ट्रैटेजी अच्छी है, यू कैन इफ़ यू वांट टू कैन डू दैट। यार इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली 2-3 सोर्स मैंने बताया आपको मेरे जो थे। एक तो NCERT की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक थी 11th क्लास की, दूसरा रमेश सिंह, थोड़ी बल्कि बुक है, अगर आप पढ़ सकते हो पढ़ लो क्योंकि अच्छी बुक है। तीसरा मृणाल पटेल सर की वीडियोस जो है, ये था बेसिक मटेरियल। चौथा करंट अफेयर्स विच वॉज आई डिड फ्रॉम विजन। तो ये मेरा रिसोर्स रहे थे, आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई एम अ बिगनर, इट टेक्स मच टाइम इन गूगलिंग हार्ड वोकैब ऑफ हिंदू और आई, या टाइम लगेगा धीरे धीरे पर हो जाएगा। अच्छा लगेगा, एंजॉय करो यार, तो नए वर्ड सीख रहे हो रोज़ हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, इसको एंजॉय करो, मज़ा आएगा आपको। करंट के नोट्स कैसे बनाते थे और रिवीजन बोल कर या लिख कर करना है? करंट के नोट्स यार, करंट के नोट्स मैंने अखबार के नोट्स कभी नहीं बनाए, पर मैंने जो विजन का जो मटेरियल यूज़ करता था मैं मंथली मैगजीन, उससे अपने नोट्स बनाता था। करंट का जो टॉपिक में लगता था सिलेबस में है, पीवाईक्यू है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी उसके ऊपर, तो उसका मैं 1 या 1.5 पन्ने का नोट्स बना लेता था, ठीक है। और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन, यस कभी टाइम टू टाइम रिवीजन, जैसे पॉलिटी पढ़ा तो उस टाइम पॉलिटी के नोट्स रिवाइज कर लिए, इकोनॉमिक पढ़ा उस टाइम इकोनॉमिक रिपोर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, तो ऐसे चलता है, ठीक है। सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी ऑप्शनल के लिए बेस्ट है क्या? यार देख पब्लिक ऐड है, मेरा तो एंथ्रोपॉलजी था, तो जिस टॉपर का पब्लिक ऐड होगा तो यू आस्क टू हिम और हर, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी इंसाइट मिलेगी मेरे से, ठीक है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज गुड, अच्छा था एक सेकेंड, इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज गुड आई गेस। शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे मेरे डेफ बेस्ड थे,
आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट, तो उत्तराखंड के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। उसके अलावा क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम करंट अफेयर्स एज इन उस टाइम नो ये प्रोटेस्ट चल रही थी, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही थी, एमएसपी पे क्वेश्चंस थे उस टाइम। भारत रत्न मिला हुआ था तो भारत रत्न पे क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम ईदर फ्रॉम माई डैफ और फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो अच्छा रहा, आई एन्जॉयड द इंटरव्यू और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मज़ा आएगा आप लोग को भी जब आप पहुँचोगे उधर। डेली का स्टडी शेड्यूल, मोस्टली आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह उठ 6-7 बजे उठ जाता था, ब्रेकफास्ट किया, फिर 2-3 घंटे का स्लॉट लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, खाना खा लिया, थोड़ा नैप ले ली, उसके बाद फिर 3-4 घंटे का स्लॉट रहता था, फिर शाम को थोड़ा टहलने चले गए, फिर 2-3 घंटे का स्लॉट और खाना खाया और सो जाता था। तो 8 से 10 घंटे आई यूज टू स्टडी डेली और फिर सो जाता था। ठीक है, ऐसा था। हाउ यू डिसाइड विच नोट्स फॉलो, रीड देन माई नोट्स फॉर हाउ यू कंपाइल देम। यार देखो सॉरी, देखो ना, कुछ कुछ टॉपर्स के नोट्स हैं काफ़ी जो अच्छे हैं। जैसे कुछ टॉपर्स के नोट्स हैं जो कि बहुत सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आपके मंदा पाटकी सर के नोट्स हैं, नारायण अमित सर के नोट्स हैं, या सचिन गुप्ता सर के नोट्स हैं, अक्षय जैन सर के नोट्स हैं। इनके नोट्स जो हैं बहुत सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, तो आपको पता है कि ये नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं भी ये नोट्स रिकमेंड करता हूँ, तो यहाँ से आप कर सकते हो चीज़। ठीक है, कंपाइल यार वही करना है, एक टॉपिक आपको देखना है कौन सा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मान लो तो आपको फंक्शनलिज्म है, बायोलॉजी का टॉपिक है, देखो आप एक सोर्स को अपना बेस मटेरियल बना लो। मेरा मोस्टली वो अक्षय सर की बुक रहती थी बेस मटेरियल। उसके बाद फंक्शनलिज्म पे मंदार पाटकी सर ने क्या लिखा है, नारायण अमित सर ने क्या लिखा है, सचिन गुप्ता सर ने क्या लिखा है, कुछ एडिशनल लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है कि जो इंप्रेस कर सकता है एग्जामिनर को, वो उठा के बुक में चुपचाप लिख लेता था। तो ऐसा आई यूज्ड टू कंपाइल। ठीक है, नहीं भाई, सर क्या सिर्फ डायरेक्ट टॉपर नोट्स पढ़ने से लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम बेसिक बुक स्किप कर सकते हैं? मेरी सिंपली नो नो, आई डोंट रिकमेंड स्किपिंग। जो मेजर बुक्स है, कभी मेन बुक्स हैं उनको स्किप नहीं करनी है, डायरेक्ट टॉपर्स नोट जंप नहीं करना है। बेसिक बुक्स फाउंडेशन है आपकी, आपकी जो इमारत है उसकी फाउंडेशन है, इमारत फाउंडेशन नहीं होगी तो इमारत ढह जाएगी, इसलिए बेसिक बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करना चाहिए सर? टेस्ट सीरीज़ मेंस का अगर मैं बात करूँ तो आपको जब 3-4 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, एक बार आपकी एक बार आपका जो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स आपने एक बार कवर कर चुके हैं, देन यू गो फॉर टेस्ट सीरीज। मेंस की टेस्ट सीरीज बिंदास ज्वाइन करें, तो आई गेस 4 से 5 महीने बाद यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, मैप्स को कैसे याद करें सर? याद नहीं करना है मैप्स को, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू सी अगेन अगेन। मतलब डेलिबरेट याद की जरूरत नहीं है, आप कोई भी मैप को आप बार बार चीज़ देखोगे ना, वो चीज़ आपको खुद याद हो जाती है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं सर? देखो, नोट्स बनाने का सबसे इजी तरीका ये आता है, आप जैसे मैं तो पेन पेपर में नोट बनाता था अपने, तो मेरा तरीका ये रहता था, एक A4 साइज शीट ली मैंने अपनी और उसको 2 पार्ट डिवाइड किया, मतलब 1/3 सॉरी 2/3 और 1/3 पार्ट में, सॉरी 2/3 पार्ट में अपने नोट्स बनाए जो भी नोट्स थे, 1/3 स्पेस छोड़ देता था ताकि इसमें वैल्यू ऐड कर सकूँ मैं। तो ऐसे अपने नोट्स बनाता था। ठीक है, आंसर फ्रेम कैसे करें तो बात हो चुकी है। वैल्यूडेशन के लिए मैंने आपको सोर्स मोस्टली वैल्यूडेशन की मैंने आपको बात बता ही चुका हूँ मैं। टॉपर्स के नोट्स देखिए, उनमें आपको मिल जाएगा। GS1 के लिए मैप्स मैंने बताया आपको, GS2 के लिए सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, उत्कर्ष उज्ज्वल सर रैंक 68 लास्ट ईयर, टेलीग्राम चैनल है उस पर उन्होंने बनाए हुए हैं। डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर GSC यू हैव टू टेक फ्रॉम बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स या कोचिंग का मटेरियल कहीं से भी वहाँ से वैल्यूएट कर सकते हैं आप। ठीक है, GS4 के लिए वी हैव टू यूज़ टॉपर नोट्स, रीडर्स के एग्जाम्पल कलेक्ट करने के लिए, कोर्स कलेक्ट करने के लिए, तो ये चीज़ है। ठीक है, या देखो मोटिवेटेड कैसे रहें? देखो यार, मोटिवेट ऐसे ही रहना है आपको कि आपको पूछना है खुद से कि भाई जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आपको मिलेगा क्या जब आप जो क्रॉस कर लेंगे, जब आपकी रैंक आ जाएगी तो आपको मिलेगा क्या? तो मैं बता रहा हूँ, जो आपको जो मिलेगा रैंक क्रॉस करके, दैट इज़ वर्थ इट, बिल्कुल वर्थ इट है। जो मैंने 4 साल लगाए हैं अपनी प्रिपरेशन में और आज रैंक आई है, तो मुझे लगता है कि 4 साल में लगाए हैं पूरे वर्थ इट थे, वो वेस्ट कहीं नहीं गए। तो आई वुड से कि आपको फाइनल रिजल्ट जो फाइनल जो आपको मिल रहा है, दैट इज़ समथिंग वेरी गुड, तो उसके लगे रहिए।
एंथ्रो रिसोर्सेज, चलो बताता हूँ एक बार। प्री और मेंस की तैयारी साथ में करें, अलग करें? प्री और मेंस की तैयारी स्टार्टिंग में आपको साथ में करनी है, और जब प्री के 3 से 4 महीने रह जाएंगे देन स्ट्रिक्टली गो फॉर प्रीलिम्स, और प्री और मेंस के मेंस की बात करेंगे। बट अभी स्टार्टिंग में यू गो, दोनों को साथ तैयारी साथ लेके चले, 6-7 महीने साथ तैयारी करें, जैसे प्री के 3-6 महीने बचते हैं देन यू विल गो फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। नोट्स में अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, नोट्स में अपलोड करूँगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे आपको। ऑप्शनल के रिसोर्सेज की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ऑप्शनल के रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, मोस्टली पेपर 1 की मैं बात करूँ तो बेसिक जो भी रिसोर्स रही थी अंडरस्टैंड करने के लिए, ब्रेनची का मटेरियल रहा था। पर अगर नोट्स की बात करूँ तो आई हैव यूज 4 टॉपर्स के नोट्स। अक्षर सर के नोट्स मैंने, अक्षर जैन रैंक 2 2018 उनके नोट्स यूज़ करे थे। मंदार पाटकी 2019 रैंक 22 उनके नोट्स यूज़ करे थे। सचिन गुप्ता सर AIR 3 2017 उनके नोट्स यूज़ करे थे। और नारायण अमित सर जो है 21 AIR 70 उनके नोट्स यूज़ करे थे पेपर 1 के लिए। तो इन चारों के नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने ये यूज़ करे हैं। पेपर 2 की अगर बात करता हूँ तो जो बेसिक मटेरियल है वो आपका ट्रैवल इंडिया और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन रहा है। उसके अलावा 2 टॉपर्स के नोट्स रहे हैं, 3 टॉपर के, मंदार पाटकी सर, नारायण अमित सर, सचिन गुप्ता सर। तो ये मेरे बेसिकली आपके इनके नोट्स आपको इनके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल्स में मिल जाएंगे। इनके नोट्स को मैंने कंपाइल करके अपने नोट्स बनाए हुए थे, मैं अपने नोट्स भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा कुछ टाइम में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वो चीज़, ठीक है। ये मेरे रिसोर्सेज रहे हैं। देखो फाइनली इस आई गेस टॉक को एंड करता हूँ मैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर तो नहीं पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है tpathak@mt.iitr.ac.in। इसको मैं इसी वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी जो ईमेल आईडी डाल दूँगा, बट टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा। तो उस ईमेल आईडी पे यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, मैं वो वहाँ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा उन चीज़ों को, ठीक है। या फिर डायरेक्टली जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा अपने। तो और इसी तरह की वीडियो टेलीग्राम मैं लेते रहूँगा अपने धीरे धीरे, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस बाकी एंड करते हैं। एंड में यही बोलूँगा कि यार देखो मेहनत करते रहो, लगे रहो। कभी टाइम लगता है इस चीज़ को करने में थोड़ा सा। ये जो एग्ज़ाम है 2-3 चीज़ों इसमें ज़रूरी है। एक ही आपका पेशेंस, धैर्य इसको बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में होना। जल्दीबाजी में हबड़ तबड़ करेंगे और डीमोटिवेट हो जाएंगे बीच बीच में, तो ऐसे नहीं चलेगा। लंबा गेम है, तो यू विल हैव टू बी पेशेंट। दूसरा आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, अगर मोटिवेट रहना पड़ेगा। बीच में फेजेस आते हैं अप्स एंड डाउन के, डीमोटिवेशन भी आती है, बट अगेन यू विल हैव टू बी मोटिवेटेड, यू विल हैव टू कीप योर लव्ड वंस अराउंड सो दैट यू विल हैव समवन टू टॉक टू जब आप डीमोटिवेट हो रहे हों, वो चीज़ है। और तीसरा मेहनत करते रहनी है, दिन के 8-10 घंटे रोज़ निकालना, थ्रू आउट द ईयर निकालना, इट्स डिफ़िकल्ट। तो मेहनत एज वेल एज डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। आई गेस ये 3-4 चीज़ें हैं, तो अगर ये 3-4 क्वालिटी आपने डेवलप कर ली हैं तो आई एम रियली श्योर और कि ज़रूर एक ना एक दिन ये एग्ज़ाम निकलेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड योर नेम इन द होली PDF। तो यही मेहनत करते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। क्वेश्चंस बाकी मैं आई विल टेक इन माय जो वो है ईमेल आईडी है, आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको ईमेल आईडी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ओवर देयर। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू सम अदर टाइम देन। ऑलराइट।